So we will do now perfectly elastic collision. Okay, now in this case we will consider, let we are taking two particle, let it has a mass m1 which is moving with velocity let's say u1, initial velocity हम ले रहे हैं u1. Okay, let we have another particle of mass m2. Now let it is at rest. Okay, मैं मान लेता हूँ कि रेस्ट पर है and they are colliding with each other. Let after collision what would happen that in perfectly elastic collision both the bodies will stick together and they will move with a common velocity. Okay, yes. Okay, so we are assuming that after striking with each other they have now stick together and they will move as a single body, and I am assuming let this is final common speed या velocity. Okay, m1 and m2. For example, suppose truck is moving on a road and you have thrown a mud ball on it. So maybe after it, when you are throwing that ball on truck, it will stick with the truck and they will move to together after collision. तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास दो मास है m1 and m2. m1 was moving with initial velocity u1 और m2 रेस्ट पर रखा था, एंड आफ्टर कोलिजन दोनों एक दूसरे से चिपक गए हैं, पेस्ट हो गए हैं, या कह लो कि दोनों स्टिक हो गए हैं. आफ्टर कोलिजन दे विल मूव विद अ कॉमन स्पीड. ठीक है, और हमें पता है कि परफेक्टली एक्चुअली दिस इज इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, तो देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में हम ये मान करके चलेंगे कि दोनों बॉडी यहाँ पर एक दूसरे से स्टिक हो रही है एंड इट इज मूविंग विद द फाइनल स्पीड. एक और बात, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है या नॉन कंजर्व होती है? इलास्टिक में, इलास्टिक कोलिजन में बताइए, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है नहीं होती? इलास्टिक में कंजर्व होती है, और इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहती. ठीक है, तो यहाँ पर भी इस केस में भी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल नॉट फॉलो ऑल्दो द लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व. सो आई एम अप्लाइंग लेट P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल. तो मैं लिख सकता हूँ कि m1, यहाँ पे इनलास्टिक और इलास्टिक का मतलब क्या है? बेटा इलास्टिक का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, मतलब कि अगर दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं तो एक दूसरे पर कोलाइड होने के दौरान ना तो कोई साउंड प्रोड्यूस हो ना हीट प्रोड्यूस हो. ठीक है, वो होता है परफेक्ट, वो होता है इलास्टिक कोलिजन, वहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है. लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जैसे कि मान लो एक बॉल को मैं एक दीवार से मारूं तो आवाज निकलती है, साउंड होता है, तो वो होता है इन इलास्टिक कोलिजन, वहां पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है. तो अभी हम कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें दोनों बॉडी एक दूसरे से स्टिक हो जा रही है. इसका मतलब ये हुआ कि m1 और m2 अब कॉमन स्पीड से चलेंगे. तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? इनिशियल तो मैंने लिख दिया m1 u1 क्योंकि m2 रेस्ट पर है. फाइनल मोमेंटम क्या होगा? v कॉमन है हमारे पास स्पीड, सो आई कैन राइट फाइनल मास यानी कि m1 प्लस m2 दोनों एक साथ ले लेंगे अब हम, और फाइनल स्पीड. तो अगर आपसे कोई पूछने लगे कि फाइनल कॉमन स्पीड कितनी होगी, सो इट विल बी इक्वल टू m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2. ठीक है, दिस विल बी द फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी कि फाइनल स्पीड हो जाएगी आपकी m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. तो आप इसको देख करके बता सकते हो कि स्पीड बढ़ रही है घट रही है, पहले से स्पीड इंक्रीज हुई या डिक्रीज होगी? इन इलास्टिक कोलिजन है, और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है. तो ये जो v है ये u1 से ज्यादा होगी या कम होगी? m1 अपॉन m2 डिनोमिनेटर में आ रहा है फैक्टर. सर डिक्रीज होगी. डिक्रीज होगी, क्योंकि हम खुद ही कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कम होगी. तो काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो रही है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो डिक्रीज हो जाएगी. बिल्कुल सही. तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉमन स्पीड का. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स इनिशियल मोमेंटम. और इनिशियल मोमेंटम कितना था? m1 u1. ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना, जितना भी इनिशियल मोमेंटम है
उसका 1/m1+m2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी फाइनल कॉमन स्पीड। सो इतनी चीज आप पहले नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ होगा यहाँ पर। So till now we had find out the final common speed of the particle. Now we will drive or we will find out that how much the loss of kinetic energy would be there. तो मैं मान के चलता हूँ कि इस जब यहाँ पर लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल या फाइनल? Which one would be higher in magnitude, initial or final? I want to find out loss in kinetic energy. इनिशियल। हाँ इनिशियल। इनिशियल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से माइनस कर दूंगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल को, और देखते हैं कि ये जो लॉस आएगा विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे ये लॉस पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनिशियल ज्यादा होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। नाउ एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितने लिखे हम यहाँ पर? हाफ। हाउ मच विल बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? m1u1। m1 u1 स्क्वायर। बिल्कुल, हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब इन दोनों सिस्टम की, तो वो जाएगा बेटा m1+m2, और यहाँ पर आ जाएगा v कॉमन, जिससे भी अब वो बाद में मूव कर रहे थे ना, v कॉमन स्पीड। ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ v कॉमन, मतलब जो हमारी कॉमन स्पीड आई थी वो कितनी आई थी, m1 u1 अपॉन m1+m2, ये हमारी इनिशियल कॉमन स्पीड हमने फाइंड की थी। सो नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ v कॉमन एंड विल फाइंड आउट व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। पहले काम करते हैं हम यहाँ से 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1+m2, और बेटा v कॉमन का स्क्वायर करके आपको लिखना है, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख देता हूँ, यानी कि आएगा m1 u1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा m1+m2 का होल स्क्वायर। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या टर्म? अगर देखा जाए तो m1+m2 डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी, तो एक पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के विल बी इक्वल टू हाफ, मैं कॉमन ले रहा हूँ बेटा यहाँ पर m1 u1 का स्क्वायर, आप देखो दोनों में u1 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, m1 है, और यहाँ पर पूरा हाफ को m1 u1 स्क्वायर कॉमन है। सो यहाँ से बचेगा 1 माइनस m1 हमने बाहर ले लिया तो m1 मतलब सिंगल पावर बचेगी, और u1 का स्क्वायर हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर हमें मिलेगा m1+m2, क्योंकि एक ही पावर कैंसिल आउट हुई थी। नाउ 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, अब यहाँ से आप m1+m2 को एलसीएम लोगे तो m1+m2 और माइनस बचेगा m1, ठीक है, अपॉन में m1+m2, तो यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा m1 से m1 कैंसिल, सो वी विल गेट 1/2 m1 u1 अपॉन m1+m2। एक मिनट, यहाँ से अगर आप देखो तो ऊपर से m2 हमें बच रहा है, m2 वुड बी देयर, सो आई कैन राइट m1 इंटू m2 और u का स्क्वायर, जो भी इनिशियल स्पीड थी उसका स्क्वायर। सो दिस विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी डेल्टा के, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ जरा, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। सो वी विल गेट फाइनली डेल्टा के मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ। अब देखो याद कैसे रखना है या कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द मासेज, यानी कि m1 m2 अपॉन m1+m2, इसको हम रिड्यूस मास भी बोलते हैं कभी कभी, हाफ m1 m2 अपॉन m1+m2 इनटू जो भी इनिशियल स्पीड रही होगी उसका स्क्वायर। तो कहने का मतलब एक वही फॉर्म आ रही है यहाँ पर, हाफ m u का स्क्वायर, हाफ m कौन सा रिड्यूस मास, मतलब दोनों का रिड्यूस मास, m1 m2 अपॉन m1+m2 को हम रिड्यूस मास बोल रहे हैं। सो हाफ m1 m2 अपॉन m1+m2 इंटू u1 का स्क्वायर। अब देखो मास कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, और u यानी कि स्पीड अगर नेगेटिव रही भी तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा के ई, या हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा के ई ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली ज्यादा थी फाइनल से, ठीक है, और ये हमेशा रहेगा इन इलास्टिक कोलिजन में। इतनी चीज आप लिख लीजिए। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहीं पर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 आएगी। इसका रीजन ये है कि एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब फाइनल वेलोसिटी उनकी एक दूसरे से कितना दूर जा रहे हैं, अपॉन इनिशियल स्पीड जो कि रिलेटिव स्पीड रहेगी। बट फाइनली तो दोनों की एक ही स्पीड है, दोनों चिपक चुके हैं तो दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो v2 माइनस v1 बेटा 0 हो जाएगा। कोई भी रिलेटिव स्पीड नहीं है ना, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो ही नहीं रहे, तो इसलिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 0 होती है। और E को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये हमें बताता है कि सेपरेशन वेलोसिटी कितनी है अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, now let us do this question 20. A particle of mass m moving with velocity v collides with a stationary particle of mass 2m. After the collision the speed of combined particle will be, means आपको दिया हुआ है कि पार्टिकल है m जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये किसी दूसरे पार्टिकल से जाकर के स्ट्राइक हो रहा है, मतलब 2m उसका मास है लेकिन ये रेस्ट पर है। एंड आफ्टर कोलिजन दे हैव कंबाइंड, तो आपको बताना है जो v कॉमन स्पीड होगी, कॉम्बिनेशन की स्पीड होगी वो कितनी होगी। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपको लग रहा है कि सही है? विद द लॉजिक टेल मी योर करेक्ट आंसर। So since two particles have been combined after collision, it means that it is inelastic collision, and in inelastic collision the speed or the kinetic energy is 100% decreases. So this will not be the answer, correct answer, क्योंकि ये ज्यादा हो रहे हैं ना दोनों में, ये तो आंसर होने ही नहीं, या तो A होगा या C होगा। फॉर्मूला में पता है कि वो होता है m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 यानी कि पहला पार्टिकल उसका मास m है, उसकी स्पीड कितनी है v, और यहाँ पर आ जाएगा दोनों का सम ऑफ मास यानी कि m प्लस 2m। तो वी कैन राइट mv अपॉन 3m, m से m कैंसिल कर दीजिए तो v अपॉन 3, मतलब कि ये कॉमन स्पीड आपका आ जाएगा v अपॉन 3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।